हेलो प्यारे बच्चों। मैं स्वागत करता हूं आपका इस जेई चैलेंजर चैनल पर चक्रव्यूह सीरीज में। यहां पर हम आपके लिए लेके आए हैं जेई एडवांस के बहुत ही डोमिनेटिंग क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जिसमें आपको जनरली इनकेस डाउट आ सकता है, जिसके सॉल्यूशंस हो सकता है कि उतने अच्छे से अवेलेबल ना हो। तो यहाँ पर एलिगेंट सॉल्यूशन के साथ हम सारे टीचर्स आपके साथ जुड़ेंगे। और मैं ये सजेस्ट भी करता हूँ कि जेई एडवांस आपका जो एग्जाम होगा मई में होगा, लेकिन उसका ये आप प्लानिंग बिल्कुल भी ना करें कि अभी केवल और केवल जेई मेंस पर फोकस करें, फिर बाद में सोचे जनवरी के बाद उसका टाइम देंगे पहले अटेम्प्ट के बाद, है ना। लेकिन अगर आपको जेई एडवांस में अच्छी रैंक चाहिए तो आपको राइट फ्रॉम द डे वन यानी पहले स्टार्टिंग से ही उसका प्रिपरेशन लेके चलना है, तभी आप जेई एडवांस में अच्छी रैंक ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है अपना वेक्टर पर, जिसमें हम लोग यहाँ के पीवाईक्यू जो वेक्टर में अच्छे अच्छे डिसेंट क्वेश्चंस आए हैं, जो पीवाईक्यूज आए हैं, उनका डिस्कशन करेंगे। तो ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये आया था जी एडवांस 2022 में। अच्छा क्वेश्चन है और मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। लेट आई जे एंड के विद द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द थ्री पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। लेट ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस। ए और बी दो वेक्टर गिवन है। सी एक तीसरा वेक्टर है, सी वन सी टू सी थ्री रियल नंबर है ना। तो ए तो एक तरह से नोन वेक्टर है, 3i प्लस जे माइनस के। बी में भी ये वाला पार्ट नोन है, b2 b3, ठीक है। सी तीसरा वेक्टर है। और इस तरह से है कि दो कंडीशन गिवन है। एक कंडीशन है आपके पास, एक कंडीशन तो ये है कि b2 b3 ये वाला प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव है। एट द सेम टाइम ए और बी जो दो वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, यानी ए और बी कैसे वेक्टर हो गए, परपेंडिकुलर वेक्टर है। और एक मैट्रिक्स प्रोडक्ट दे रखा है। देखिए यही ब्यूटी होती है जी एडवांस की, क्वेश्चन वेक्टर का है, कहीं ना कहीं कुछ मैट्रिक्स इन्वॉल्व है, यानी यहाँ से एक फर्दर कुछ आपको मैसेज देना चाहते हैं। अब ज्यादा कुछ बोला नहीं, मैट्रिक्स प्रोडक्ट दे दिया, ए और बी वेक्टर के बारे में ये बातें बोल दी। अब नीचे चार ऑप्शन है, चारों चेक करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक हमें स्टार्ट करना चाहिए इस मैट्रिक्स प्रोडक्ट से। पहले तो ये देखें कि यहाँ पर ऐसी कोई ज्यादा मीनिंगफुल बात बोली नहीं जहाँ से हमें क्वेश्चन स्टार्ट मिले। आई थिंक मिलेगा स्टार्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ से। तो चलिए मैट्रिक्स प्रोडक्ट करते हैं रो बाई कॉलम। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 into this माइनस b2c3 प्लस c2b3, रो बाई कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इक्वल टू व्हाट, 3 माइनस c1। सेकेंड रो ले लेते हैं, दिस बाई दिस, यानी क्या बन जाएगा, c3 ये जीरो हो जाएगा, माइनस b3c1, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस c2। थर्ड ले लेते हैं माइनस c2 प्लस b2c1, और ये प्रोडक्ट क्या आ जाएगा अपने पास, -1 माइनस c3। कुछ इस तरह की पिक्चर आ रही है, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह का सीन बना हुआ है, ये वाला सीन। अब यार यहाँ से सोचना है कि ये किससे रिलेट कर पा रहे हैं। ये टर्म्स देखिए आप, b2c3 b और यानी b और c ही इन्वॉल्व है केवल इस पिक्चर में, केवल और केवल b और c इन्वॉल्व है। इफ यू लुक एट द वेक्टर b एंड c, b वेक्टर ये रहा, c ये रहा, इसमें ये कोफिशिएंट 1 है। तो इनमें ये जो टर्म्स दिख रहे हैं, यहाँ से एक फील आती है यार, ये कुछ देखे हुए से टर्म लग रहे हैं। कहाँ आते हैं, अगर हम लोग इसके क्रॉस प्रोडक्ट को कंसीडर करें, बी क्रॉस सी की बात करें, आई कैप जे कैप के कैप, बी कैप के कोफिशिएंट 1 b2 b3, क्योंकि ऐसे ये सारे देखे हुए टर्म होते हैं, क्लिक कर ही जाएगा, c1 c2 c3, ठीक है। एक्सपेंड कर लेते हैं इसको, आई टाइम्स क्या सीन बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट, दिस माइनस दिस, b2c3 माइनस b3c2 माइनस जे टाइम्स, जे की बात करेंगे तो जे टाइम्स क्या आएगा यार, इसको डिलीट करो ये, यानी क्या आएगा, c3 माइनस b3c1 प्लस के टाइम्स, ये डिलीट क्या बनेगा, c2 माइनस b2c1, ये सीन बन गया, b क्रॉस c वाला सीन आ गया, ठीक है। अब जरा इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये जो हमने पिक्चर बनाई थी ग्रीन पिक्चर, इस ग्रीन पिक्चर को हमने स्टार बोल दिया है। अब ये वाला टर्म यूज करो, b2c3 माइनस b3c2, है ना। तो माइनस दस स्विच कर देते, c1 माइनस 3, ये आ जाएगा अपने पास टाइम i टाइम्स c1 माइनस 3, ठीक है। ये वाला टर्म देखो, c3 माइनस b3c1, ये आएगा 1 माइनस c2, 1 माइनस c2, तो माइनस ऑफ 1 माइनस c2
प्लस के टाइम्स C2 माइनस B2 C1, तो माइनस उधर स्विच कर देते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस C3। ऐसा कुछ था, यानी ये क्लिक करता है स्टूडेंट को कि स्टार्ट कुछ मैट्रिक्स प्रोडक्ट से ले और इस मैसेज को डिकोड करे ये कहाँ से रिलेट हो रहा है। तो ये कोफिशिएंट देखकर ये क्लिक कर जाता है कि बी क्रॉस सी की बात की जाए, तो उसमें देखो ये सीन अपीयर हो गया। अब थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं। अगर हम इन टर्म को सेपरेट करें C1i C2j C3k, है ना, तो C1i प्लस C2j प्लस C3k, ये कंप्लीट वेक्टर C बन गया, नोन वेक्टर है। अब दूसरे दूसरे टर्म देखो यार, -3i और -j प्लस के, -3i -3j, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये बन गया 3i प्लस जे, 3i प्लस जे और माइनस के, 3i प्लस जे माइनस के, ऐसा कुछ बन गया है ना। तो ये वाला वेक्टर क्या है, C था, और ये वाला भी देखिए नोन वेक्टर है, नोन वेक्टर A इक्वल टू 3i प्लस जे माइनस के। तो ये पूरा मैसेज क्लियर कट मिल गया मेरे को, ठीक है। तो B क्रॉस C क्या आ जाएगा अपने पास, B क्रॉस C आ जाएगा अपने पास, B क्रॉस C आ जाएगा जाके, ये वेक्टर बन गया C और ये है A, तो B क्रॉस C आ जाएगा C माइनस A। B क्रॉस C अपने पास क्या आ रहा है, C माइनस A, ठीक है, ओके। B क्रॉस C अपने पास C माइनस A आ गया है। अब आगे मूव करते हैं वन बाई वन, कि जैसे A पार्ट है, A डॉट C 0 है, B डॉट C 0 है, तो अब हम इसके आगे यहाँ से ही मूव करेंगे। B डॉट C मेरे पास आया है C माइनस A, ठीक है। तो मेरे को चेक करना A डॉट C कितना है, तो एक बार इसमें C से डॉट ले लेते हैं, टेकिंग डॉट बाई C। वेक्टर C से डॉट लेंगे तो B क्रॉस C डॉट C, जानते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, दो वेक्टर सेम है तो ये तो जीरो हो जाएगा। C डॉट C इटसेल्फ डॉट मॉड स्क्वायर माइनस A डॉट C। फाइनली मेरे पास जो A डॉट C आ रहा है दैट इज मॉड C स्क्वायर। A डॉट C की वैल्यू मॉड C स्क्वायर आ रही है, और यहाँ पर जो ऑप्शन है आई थिंक वो समथिंग डिफरेंट है, A डॉट C 0 बोल रहे हैं, तो यार ये तो ट्रू नहीं है ऑप्शन, ठीक है ना, ये ऑप्शन ट्रू नहीं है, बिकॉज C1 C2 C3 कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, जीरो तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, हर केस में जीरो नहीं होगा। चलिए B डॉट सी निकालना, सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं, B डॉट सी चाहिए, तो आई थिंक B डॉट सी निकालने के लिए अपन इसको ही मतलब जीरो, क्योंकि इंफॉर्मेशन निकालने के लिए नहीं है तो B से डॉट लेंगे जिससे ये वाला पार्ट यहाँ से इलिमिनेट हो जाए। ये ध्यान देना, यहाँ पर मैंने C से डॉट लिया जिससे मैं इसको इंटरटेन नहीं करना चाहता, जिससे ये जीरो हो जाए, फाइट यहाँ से होगी, है ना। अब जैसे मेरे को क्या चाहिए था, सेकंड पार्ट में आई थिंक मेरे से पूछा B डॉट C, तो अब हम इसमें किससे डॉट ले लेंगे, टेक B डॉट C, क्या पूछा था, हाँ B डॉट C पूछा है, B डॉट C पूछा है तो हम किससे डॉट ले लें, B डॉट C, B डॉट C का मतलब है कि हम B से डॉट ले लें, B से डॉट ले लें, तो B डॉट B क्रॉस C फिर से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये जीरो बन ही जाएगा। B से डॉट लिया है तो B डॉट C माइनस B डॉट A या A डॉट B बोथ है तो सेम मीनिंग, डॉट प्रोडक्ट कम्यूट करता है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ से मेरे पास, अच्छा A डॉट B क्वेश्चन में दे रखा था, बहुत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी कि एक ये दिया था, ये दिया था, A डॉट B की वैल्यू जीरो है, तो A डॉट B अगर जीरो है तो यानी यहाँ से तो काम का मैसेज मिल गया, यानी B डॉट C क्या आ जाएगा, जीरो, B डॉट C इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो ट्रू है यार, ये तो करेक्ट है, करेक्ट है। तो दो डॉट प्रोडक्ट हमने चेक कर लिए, ठीक है। अब यार कैलकाटा और दिल्ली में किसकी बात करेंगे, मॉड बी ग्रेटर देन √10, मॉड सी लेस देन √11, है ना, यानी बी और सी के मैग्नीट्यूड चेक करने हैं, ठीक है। अच्छा, अपने पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें एक तो ये है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हम निकाल ही सकते हैं, ए का तो मैग्नीट्यूड, यानी ए तो कांस्टेंट वेक्टर है, फिक्स्ड है, मॉड ए कितना आएगा, √3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 प्लस 1 √11, मॉड ए की वैल्यू √11 आ रही है। अच्छा, ए डॉट बी जीरो है तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, आई डॉट आई 1 इट मीन्स 3,
और जे डॉट जे 3 प्लस B2 माइनस B3 0। ठीक है ना। चलिए मॉड बी की पहले बात कर लेते हैं। मॉड बी कितना आएगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, क्या आ जाएगा भाई, 1 प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। मॉड बी तो कुछ इस तरह से लिख दिया। अब इंफॉर्मेशन है कुछ अपने पास क्या, यस अभी तो निकाली है, अभी निकाली है, देखो ये निकाली है। इस पर ऊपर कुछ काम कर लेते हैं। B2 माइनस B3 को मैं -3 लिख सकता हूँ। और देखो ये भी इंफॉर्मेशन, यानी ये पूरा जो मैसेज है ना वो मॉड बी के लिए इन्होंने छोड़ा है, B2 और B3, बिकॉज ये B1 तो इन्होंने पहले ही 1 दे दिया था। तो इसका यूज कर लेते हैं। B2 माइनस B3 -3 है ना। तो B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज B2 प्लस B3 या B2 माइनस B3 का होल स्क्वायर। B2 माइनस B3 है ना अपने पास, हाँ B2 माइनस B3, तो B2 माइनस B3 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स B2 B3, अब B2 माइनस B3 है -3, इसका स्क्वायर 1 प्लस 9 प्लस 2 टाइम्स B2 B3। फाइनली मॉड बी की वैल्यू आ गई अपने पास। मॉड बी कितना है, रूट अंडर 10 प्लस 2 टाइम्स B2 B3, ये आ रहा है। मॉड बी B2 B3 के टर्म में निकाल लिया, और ये क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन में गिवन है कि B2 B3 कैसा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नंबर है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नंबर है, देन नो डाउट मॉड बी कैसा होगा, इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन √10। ये वाली पिक्चर भी क्लियर, ठीक है ना। तो ये भी ओके हो गया है, मॉड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन √10। ठीक है। अब मॉड सी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मॉड सी लेस देन √11, यानी मॉड सी का अपर बाउंड। तो सी की तो फॉर्म ये दे रखी है, C1i प्लस C2j प्लस C3k, और सी के टर्म में कहीं कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐसी है नहीं भाई। बी के को तो कनेक्ट कर लिया था यहाँ से, और यहाँ से कनेक्ट करके निकाला और डायरेक्ट मॉड भी ले लिया, काम बन गया। सी कैसे निकालेंगे, मॉड सी पर कैसे वर्क किया जाए। तो यार ये जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट दे रखा था भाई सी में, और कुछ यहाँ तो कुछ बोला नहीं, तो जो भी कुछ होगा वो यहाँ से ही आएगा। और यहाँ से हमने एक रिलेशन निकाला था जिसको अभी यूज कर रहा था मैं, दिस वन। तो आई थिंक मॉड सी को निकालने की मुझे इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। इसको कुछ मैं बोल देता हूँ, क्या बोलता हूँ, कैपिटल ए, इसको कैपिटल ए बोला, और इसका वर्क मैं थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में करूंगा, स्पेस, आइए भाई, नाउ ए इम्प्लाइज। अब अपन उस डायरेक्शन चलेंगे, मॉड सी पर वर्क उस कंडीशन से ही कर सकते हैं अपन। क्या कर लें, हाँ ए और सी के बीच का एक तरह से ए डॉट सी नोन भी है, तो आई थिंक टेक मॉड एन स्क्वायर, टेक मॉड एन स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस सी का स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी माइनस ए का स्क्वायर। मॉड सी स्क्वायर अपने पिक्चर में आ जाएगा, है ना। अच्छा एक ऑप्शन तो हमने चेक कर ही लिया था क्या, कि बी और सी परपेंडिकुलर, बी डॉट सी 0 है, तो एंगल 90 हो गया। मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस सी क्या होगा, मॉड बी मॉड सी साइन थीटा, तो साइन थीटा तो 1 बन जाएगा। तो सिंपली इसको लिख देते हैं मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, मॉड सी स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट सी, सिंपल फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है। अभी हमने जो दो रिलेशन निकाले थे उनका यूज भी कर रहे हैं, यहाँ इसका यूज हो गया, यहाँ पे एंगल 90 है, और चाहो तो ए डॉट सी, हमें मॉड सी चाहिए, तो ए डॉट सी को चाहो तो इससे रिप्लेस कर दो, मॉड सी स्क्वायर। ए डॉट सी को किससे रिप्लेस कर दिया, मॉड सी स्क्वायर, है ना, इक्वल टू मॉड सी स्क्वायर। अच्छा मॉड सी स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, मॉड ए स्क्वायर नोन था अपने पास, क्वेश्चन में ही गिवन था, मॉड ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 11, मॉड ए स्क्वायर को 11 पुट कर दिया, माइनस 2 टाइम्स मॉड सी स्क्वायर, कुछ ऐसा सीन बन रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11 माइनस मॉड सी स्क्वायर, तो ये कितना बन गया, मॉड बी स्क्वायर इंटू मॉड सी स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड सी स्क्वायर फ्रॉम दिस पिक्चर, इसको इधर ले आते हैं और 11 में डिवाइड दे देते हैं मॉड सी स्क्वायर, 1 प्लस मॉड बी स्क्वायर से, मॉड सी स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है ना।
तो मॉड सी स्क्वायर डेफिनेटली यार ये क्वांटिटी 1 से तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी। अब 1 से अगर ये 0 भी हो जाएगा तब ये 11 आएगा, तो दिस क्वांटिटी कैन नॉट गो बियॉन्ड 11, मॉड सी स्क्वायर कैन नॉट गो बियॉन्ड 11, अपर बाउंड आ गया। फाइनली मॉड सी कैन नॉट गो बियॉन्ड स्क्वायर रूट ऑफ 11, ये फाइनल सीन आ गया भाई, मॉड सी कैन नॉट गो बियॉन्ड रूट 11, ठीक है ना। तो बस ये है कि चारों पार्ट अच्छे, सारे पार्ट आपको चेक करने पड़ते, टाइम फिक्स रहता है, तो कनेक्ट अच्छा से करना है, नहीं बस भाई थॉट प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट पार्ट है थॉट प्रोसेस। डेटा ये स्टार्ट कहाँ से लेना, तो सब पूरा जो है ट्रैप था वो यहाँ पर ही था, इस पर काम करना था, इस रेक्टेंगुलर ट्रैप को समझ लिया क्वेश्चन पॉकेट के अंदर, ठीक है। चलिए भाई मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जे एडवांस 2019 में आया है ना। ये उतना डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन थोड़ा डिसेंट है। क्या है देखिए, 3 लाइंस की वेक्टर इक्वेशन पता है, r इक्वल टू लैम्डा आई पहली लाइन है, सेकंड लाइन है k प्लस न्यू जे न्यू रियल नंबर, ठीक है। थर्ड लाइन है i प्लस जे प्लस न्यू k, ठीक है। 3 लाइन्स गिवन है, फॉर विच पॉइंट्स q ऑन L2 कैन बी फाइंड a point p on L1 and a point r on L3 so that p, q and r are collinear। क्वेश्चन ये कि फॉर विच पॉइंट्स क्यू ऑन L2, अब L2 पे तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, म्यू चेंज करते रहेंगे, अलग अलग पॉइंट आएंगे। क्वेश्चन है कि म्यू की कौन सी चॉइस ली जाए, मतलब इस लाइन पर मैं ऐसा कौन सा पॉइंट लूं जिसके करस्पॉन्डिंग इस लाइन पर मुझे एक पॉइंट P मिले, इस पर Q मिले और ऐसा मिले सच दैट तीनों PQR पॉइंट कैसे हो, कोलिनियर हो। क्वेश्चन समझना, हमें इस लाइन पर एक ऐसा पॉइंट निकालना है, इस लाइन पर एक ऐसा पॉइंट निकालना है जिसके करस्पॉन्ड इस पर और इस पर एक ऐसे पॉइंट्स मेरे को मिले, एक एक पॉइंट ऐसे मिले सच दैट कि तीनों क्या बन जाएं, कोलिनियर बन जाएं। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है भाई। क्या करना चाहते हो सर, कोलिनियर बनाना चाहते हैं, 3 पॉइंट कोलिनियर चाहिए, ओके नो प्रॉब्लम, करते हैं भाई। देखो P मुझे किस पर लेना था, इस लाइन पर, ये लाइन ऑरिजिन से पास हो रही, I के अलोंग चल रही है ना, इस पर कोई पॉइंट सिंगल वेरिएबल में लेना हो तो कैसे लेंगे, लैम्डा 0 0, ठीक है। दूसरी लाइन पर मुझे एक पॉइंट चाहिए, दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या, k प्लस म्यू, k से जाती है j के अलोंग ट्रेवल करती है, तो इस पर सिंगल वेरिएबल में कोई पॉइंट चाहिए, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, y कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास म्यू, y कोऑर्डिनेट म्यू हो गया, और z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1, है ना। x i वाला कोफिशिएंट है नहीं, i वाला है नहीं, j वाला म्यू और k वाला 1, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैं कहां से उठा रहा हूं, इससे p ले रहा हूं, पहली लाइन पर पॉइंट P है, दूसरी लाइन पर पॉइंट Q है, तीसरी लाइन पर पॉइंट R है। मैंने सपोज करा वो पॉइंट क्या है, जनरल पॉइंट है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा 1, 1, न्यू, है ना। अब मुझे म्यू की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये तीनों पॉइंट क्या हो, कोलिनियर हो। तो एक तरह से गिवन है PQ और PQR कोलिनियर है, गिवन पॉइंट्स P, Q, R आर कोलिनियर, है ना, ये गिवन है तीनों पॉइंट कोलिनियर। अच्छा अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो इन 3 पॉइंट की हेल्प से जो मैं 2 वेक्टर डिफाइन करूंगा ऑब्वियसली वो भी कोलिनियर होंगे। इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन डेफिनेटली वेक्टर PQ एंड वेक्टर PR विल आल्सो बी कोलिनियर, है ना। पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ये वेक्टर्स भी कैसे होंगे, कोलिनियर, PQ एंड PR आर कोलिनियर, है ना। और PQ और PR कोलिनियर है तो PQ वेक्टर निकाल लेता हूं मैं यहाँ पर, PQ वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, तो माइनस लैम्डा आई प्लस म्यू जे प्लस के, एंड पी आर निकाल लेता हूं, दिस माइनस दिस, 1 माइनस लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस न्यू टाइम्स के कैप, है ना, ये आ जाएगा। अगर 2 वेक्टर कोलिनियर है तो इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होना चाहिए, अगर ये कोलिनियर तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, है ना, तो ये ट्रू होना चाहिए। माइनस लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा, माइनस से डिवाइड दे दिया मैंने तो लिया आएगा सीन लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू जे के लिए म्यू अपॉन जे के लिए क्या आएगा म्यू अपॉन 1,
इक्वल टू के लिए क्या आ जाएगा 1/न्यू, ऐसे लिख दिया है ना। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि मेरे को L2 लाइन पर ऐसा पॉइंट बताओ जिसके करस्पॉन्ड L1 पर कम से कम एक पॉइंट और L3 पर कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिले सच दैट तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए, तीनों कोलिनियर हो जाए। यानी म्यू की, अब हम इसको अपनी लैंग्वेज में चेंज कर, इस सीन को देखते हुए अगर मैं वर्ड बोलूं तो मैं बोलूंगा यार कि तुम मुझे ऐसा म्यू बताओ जिसको मैं यहाँ पुट कर दूं और यहां से लैम्डा और न्यू निकालू तो दोनों की एक रियल वैल्यू आए। वो कौन कौन से म्यू होंगे जिसको मैं यहाँ पुट करूंगा और यहां से सॉल्व करने पर लैम्डा और न्यू की मुझे एक यूनिक और एक रियल फाइनाइट रियल वैल्यू मिलेगी। ये क्वेश्चन है। ओके सर ऐसे तो इनफाइनाइट है, कुछ भी पुट कर दो, 2/3 5/4 7/9 11 13 14 कुछ भी पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होंगे जिनको पुट करेंगे नहीं मिलेगा। तो आई थिंक या इसके बाद हमें नहीं सोचना क्या पुट करना, हमें तो ऑप्शन दे रखे हैं, सीधा ऑप्शन करोड़ों वैल्यू पर ये वैलिड होगा, लेकिन कुछ ही ऐसी वैल्यू दोगे जिस पर ये इनवैलिड होगा। तो आई थिंक ये निगेशन वाला काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वैलिड नहीं उस पर काम कर लेते हैं या फिर तुमको सर ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसको इससे कंपेयर करो, यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या दे रखी है -12 इस पर्टिकुलर पार्ट में। पहले पार्ट में म्यू कितना दे रखा है -12, तो ये चेक करते हैं। म्यू को अगर मैं -12 पुट करता हूं, इफ म्यू इक्वल टू -12, इसको 1 बोल देते हैं, 1 इम्प्लाइज म्यू को -12 डालो, लैम्डा अपॉन लैम्डा -1 इक्वल टू -12 इक्वल टू 1 अपॉन न्यू, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो लैम्डा मिल जाएगा, 2 लैम्डा इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 1/3, लैम्डा मिल रहा है। ऐसे ही न्यू निकालोगे तो न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, पॉइंट भी मिल गया, लैम्डा को 1/3 पुट कर दो 1/300, न्यू को -2 पुट कर दो आप, न्यू को क्या पुट कर दो -2 1 1 -2 और करस्पॉन्डिंग म्यू क्या आ जाएगा, म्यू हो गया -12। तो ये तीनों पॉइंट कैसे हो जाएंगे कोलिनियर। फिर ये तो अपना आंसर है, आगरा आंसर है। यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या आ रही है 0। अब तुम खुद चेक करो, अगर मैं म्यू को यहाँ पे 0 डालता हूँ, अब ये ओरली चेक कर रहा है, अब यहाँ पे स्पेस कम यूज करूंगा, म्यू को 0 डालूंगा तो ये तो लैम्डा तो डिफाइन हो जाएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो लैम्डा तो 0 आएगा, लेकिन न्यू नहीं आ पाएगा क्योंकि 1/न्यू 0 तभी हो सकता है जब ये इन्फिनिटी को टेंड करे, और इन्फिनिटी तो वैसे भी यहाँ पर कोई फाइनाइट रियल नंबर है ही नहीं, यानी न्यू की किसी भी फाइनाइट वैल्यू पे कभी ये एग्जैक्ट 0 कभी बन ही नहीं सकता है। तो म्यू को जब मैं 0 डालूंगा तो उसके करस्पॉन्ड लैम्डा तो मिलेगा लेकिन म्यू नहीं मिलेगा, यानी तीसरा पॉइंट आर एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए ये आंसर नहीं है, हटाना पड़ेगा। अच्छा जैसे मैंने -12 डाला था, ऐसे इसके लिए म्यू कितना आ जाएगा +12, और एक बार थोड़ा +12 के लिए देख लो, अगर मैंने +12 डाला होता यहाँ पर तो 2 लैम्डा इक्वल टू लैम्डा -1 बनता, लैम्डा इक्वल टू 1 आ जाती और म्यू 2 आ जाता, समझ गया ना। तो म्यू की वैल्यू हाफ भी वैलिड है और -12 भी, यानी आगरा कैलकाटा ये तो दोनों आंसर हो गए। एंड वी टॉक अबाउट दिल्ली, तो यहाँ पर म्यू कितना है 1, इसको भी आई थिंक ओरली चेक कर सकते हो। तो म्यू को अगर मैं 1 डालता हूँ यहाँ पर, म्यू को 1 डाला, म्यू को 1 डाला तो न्यू तो 1 आ गया, लेकिन लैम्डा, इसको चेक करके दिखाई देता हूँ, कलर भी चेंज कर लेता हूँ। इफ म्यू इक्वल टू 1 है ना, 1 इम्प्लाई म्यू को 1 डाल दो, लैम्डा अपॉन लैम्डा -1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 अपॉन न्यू, ठीक है। तो यहाँ से देखो लैम्डा डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, इसको इसके साथ ले लो, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा -1, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 0 इक्वल टू -1, नॉनसेंस, ऐसा थोड़ी होता है। तो यहाँ पे न्यू तो 1 आ जाएगा, न्यू तो आ जाएगा 1, मतलब पॉइंट आर तो डिफाइंड हो जाएगा इस चॉइस के लिए, लेकिन पॉइंट आर डिफाइंड हो जाएगा लेकिन पॉइंट पी डिफाइंड नहीं होगा, समझ गए क्या। ये नॉनसेंस रिजल्ट मिल रहा है, डिफाइन ही नहीं है यार। तो कहने का मतलब ये जो 4 ऑप्शन थे इसमें म्यू की वैल्यू हाफ -हाफ दोनों अलाउड है, 0 अलाउड नहीं है और 1 अलाउड नहीं है, ठीक है ना। चलें मूव करते हैं, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जे एडवांस 2018। वेक्टर एक तरह से देखो ना, वेक्टर और सिटी तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ना, बिकॉज इससे जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत डिफिकल्ट नहीं आते,
अभी तक आईआईटी जेईई की हिस्ट्री में उठा के अगर तुम लोग पिछले 20-25 साल के क्वेश्चन देखो, 20-25 ईयर, तो तुम्हें हार्डली एक या दो प्रॉब्लम ऐसी मिलेगी जो लगेगी हाँ यार ये अच्छी प्रॉब्लम है। बाकी बाकी जितनी भी प्रॉब्लम आई हुई है सारी की सारी आप अटेम्प्ट करोगे, आपसे मैक्सिमम प्रॉब्लम हो जाएंगे और इजी भी लगेंगी, है ना। तो ये वाला एरिया है, वो वाला रीजन है जहाँ से आसानी से क्वेश्चन हिट किया जा सकता है ना। अगर आप बात करो कॉम्प्लेक्स नंबर है और डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, तो ये वाले पोर्शन होते हैं, या फिर प्रोबेबिलिटी, इसमें एक या दो क्वेश्चन, मैट्रिसेस, इनसे भी बहुत बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इनमें आपको बड़ी आसानी से फंसाया जा सकता है ना। तो उसमें तो बहुत डीप काम करना है, लेकिन इसमें ऐसे काम करना है कि यार क्वेश्चन छूटे ना। चलिए भाई गेम स्टार्ट करते हैं। कंसीडर क्यूब इन द फर्स्ट ऑक्टेन विद साइड्स OP, OQ एंड OR ऑफ लेंथ 1। लेंथ 1 है, लेंथ कितनी दे रखी है, 1 यूनिट। along the x axis, y axis and z axis, ठीक है। फर्स्ट ऑक्टेन, ऑक्टेन का मतलब समझते हो गया, स्पेस के 8 पार्ट होते हैं, यानी अभी मैं जिस स्टूडियो के अंदर पढ़ा रहा हूँ, अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है, तो मैं जिस रूम के अंदर हूँ वो पॉजिटिव ऑक्टेन। पॉजिटिव ऑक्टेन मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव और जेड भी पॉजिटिव। जैसे यार हम लोग 2D में बोलते हैं ना, एक प्लेन के 4 इक्वल पार्ट होते थे, क्वाड्रेंट बोलते हैं, ऐसे ही स्पेस के कितने इक्वल पार्ट होंगे, 8 इक्वल पार्ट। कैसे सर 8 कैसे होंगे, यार एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होता है ना। अब पीएनसी लगाओ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इस पे दो चॉइसेस है, इसका साइन भी पॉजिटिव नेगेटिव, इसका भी साइन पॉजिटिव नेगेटिव, 2 टू द 4 टू द 8, यानी स्पेस के 8 पार्ट होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट। समझ गया क्या। चलो भाई गेम स्टार्ट करते हैं। कह रहे कंसीडर क्यूब इन द फर्स्ट ऑक्टेंट विद साइड दिस दिस एंड दिस ऑफ लेंथ 1 along the x axis, y axis and z axis respectively, where O is the origin, ठीक है। S be the center of the cube and T be the vertex of the cube opposite to the origin O, ठीक है, such that S lies on the diagonal OT। तो पहले एक बार डायग्राम बना के थोड़ा फील करते हैं। डायग्राम बना लिया जो क्यूब का। ठीक है, ये क्यूब हमने यहाँ पे बना रखा है, तो थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस के लिए। चलिए भाई गेम को स्टार्ट करते हैं। आइए भाई, तो ये क्यूब दे रखा है, इसको मैंने O बोल दिया है, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस ले लिया, इसको मैंने क्या ले लिया, z एक्सेस, है ना। OP, OQ एंड OR ऑफ लेंथ 1, ये वाला पॉइंट हमारा पॉइंट P बन गया, OP। ये वाला पॉइंट हमारा पॉइंट Q पॉइंट बन गया, ये वाला हमारा पॉइंट पॉइंट R बन गया। OP x एक्सेस के अलोंग है, OQ y एक्सेस के अलोंग, OR z एक्सेस के अलोंग है ना, ठीक है। और साइड लेंथ 1 दे रखी है क्यूब की, तो इसका मतलब P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 100, क्यू वाई एक्सेस पर साइड लेंथ 1 है, कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, 010, और आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 001। पी क्यू आर तीनों कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। और एस जो है ये क्या, सेंटर ऑफ द क्यूब है, और टी क्या, वर्टेक्स ऑफ द क्यूब अपोजिट टू द ऑरिजिन। तो टी एक तरह से वो हो गया, जैसे मैं इस रूम के अंदर हूँ, ये वाला पॉइंट ऑरिजिन, तो इस वर्टेक्स के अपोजिट वो जो सीलिंग में पॉइंट दिख रहा है वो वाला पॉइंट टी होगा, है ना। और ओ और टी, ओ का कोऑर्डिनेट हो गया 000, तो सीलिंग वाला वो जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यार देखो ना, 1 यूनिट ऐसे चलोगे एक्स एक्सिस से, फिर 1 यूनिट वाई एक्सिस और फिर ऊपर, यानी 1,1,1, 1,1, क्योंकि ये जो क्यूब है, ये जो मेरा रूम है, इसकी लेंथ भी 1 यूनिट, विड्थ भी 1 यूनिट और हाइट भी 1 यूनिट, लेंथ विड्थ हाइट, ये तो समझते हो तुम लोग, है ना। वैसे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते होगे ना, BCC, FCC, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड पढ़े होगे यार। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिख गया मेरे को, 111। तो मेरे को तो ये वाला पॉइंट टी पॉइंट दिख रहा है, कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट टी है जिसके कोऑर्डिनेट है 111। और ओ और टी का मिड पॉइंट है एस, ओ और टी का ग्रीन मिड पॉइंट। सर ग्रीन मिड पॉइंट का मतलब क्या है भाई, ग्रीन मिड पॉइंट का मतलब कुछ नहीं है, कलर ग्रीन है भाई,
ये एस है मिड पॉइंट ओटी का, है ना, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1/2 1/2 1/2, ये कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, इतनी लैंग्वेज अब स्टार्ट कर, इन्होंने वेक्टर पी डिफाइन किया, पी है एस पी, क्यू है एस क्यू, आर है एस आर और टी है एस टी। यानी एक वेक्टर एस पी डिफाइन किया है, यानी एस को हमने चारों वर्टिसेस से ज्वाइन किया, पी से ज्वाइन किया है, क्यू से ज्वाइन किया है, आर से ज्वाइन किया और टी से ज्वाइन किया है, चार वेक्टर डिफाइन किया और फिर इस चार वेक्टर के प्रोडक्ट पर बात कर रहे हैं। तो पहले 1 बाई 1 निकाल लेते हैं। P इक्वल टू, P क्या होगा, वेक्टर एस पी, यानी पोजिशन वेक्टर ऑफ P माइनस एस, पोजिशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ S, है ना। तो 1 माइनस 1/2, तो 1/2 I माइनस 1/2 J माइनस 1/2 K, तो 1/2 तो ले लिया कॉमन, तो 1 माइनस 1/2 यानी पॉजिटिव 1/2, यानी I माइनस J माइनस K, ठीक है ना, ये हो गया SP वेक्टर। ठीक है, अब Q वेक्टर इन्होंने क्या डिफाइन किया है, Q डिफाइन किया SQ वेक्टर, SQ वेक्टर कौन सा होगा, ये वाला, तो पोजिशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ S, तो 0 माइनस हाफ आ जाएगा, तो हाफ मैंने ले लिया कॉमन, इसमें भी सारे माइनस आई, 1 माइनस हाफ हाफ आ जाएगा, प्लस J, है ना, और माइनस K, P और Q निकाल लिया। अब SR वेक्टर तीसरा, मतलब S को हर वर्टेक्स से ज्वाइन करके हमें वेक्टर डिफाइन करने हैं, PQR, PQR, R वेक्टर कौन सा होगा, SR, यानी पोजिशन वेक्टर ऑफ R माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ S, R माइनस S, 0 माइनस हाफ यानी हाफ ले लिया कॉमन, माइनस आई, 0 माइनस हाफ फिर से माइनस हाफ यानी माइनस J, और 1 माइनस हाफ यानी प्लस K, ये R वेक्टर आ गया, PQR, ठीक है ना। अगला अगला वेक्टर है T, नेक्स्ट वेक्टर T है हमारे पास ST वेक्टर, ST मतलब पोजिशन वेक्टर ऑफ T माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ S, तो ये ट्रिपल वन है, ट्रिपल हाफ है, सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, हाफ कॉमन I प्लस J प्लस K, समथिंग लाइक दैट, ये वाला वर्क कर लिया, है ना, पूरा बेसिक बैकग्राउंड सेट कर दिया है। अब यार हमें चाहिए क्या, हमें ये जो चार वेक्टर लिखे ना, इनका वेक्टर प्रोडक्ट डिफाइन करना है, इन 4 वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट। तो चार वेक्टर हो तो सीखा हो गया, दो के कॉम्बिनेशन को एक सिंगल वेक्टर बोल दो, है ना, फिर इसमें ट्रिपल प्रोडक्ट वाली डेफिनेशन लग जाएगी, है ना। तो इस ट्रिपल प्रोडक्ट जब लगाएंगे, या फिर इसको सिंगल वेक्टर बोल दो, इसके अबाउट एक्सपेंड कर दो, तो एस टी पी ऑफ पी क्यू टी इंटू आर माइनस एस टी पी ऑफ पी क्यू आर इंटू टी। तो मेरे को दो एस टी पी चाहिए होंगे, पहला वाला कौन सा होगा, एस टी पी ऑफ पी क्यू टी, तो एस टी पी ऑफ पी क्यू टी निकालता हूँ मैं, एस टी पी ऑफ पी क्यू टी, एस टी पी ऑफ पी क्यू टी, एस टी पी ऑफ पी क्यू टी, तो पी क्यू और टी तीनों में हाफ 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 कॉमन आ रहा है, तो 1/8 तो कॉमन ले लिया। डिटर्मिनेंट होता है, पहली रो में इसके कोफिशिएंट 1 -1 -1, दूसरी रो में क्यू के कोफिशिएंट -1 1 -1, तीसरी रो में टी के कोफिशिएंट 1 1 1, ये आ गया, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर इसको ऐड कर लें तो काम सही बन जाएगा, R2 में R3 ऐड कर लें तो ये काम काफ़ी आसान हो जाएगा, 1 -1 -1, R2 में R3 ऐड करेंगे 0, या R3 में R2 ऐड करते हैं, R3 में ऐड करते हैं, R3 में ऑपरेट किया R3 प्लस R2, ये तो एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, -1 1 -1, अब ऐड करो, तो 1 -1 0, 1 1 2, ये भी 0, है ना। तो इसके अबाउट एक्सपैंड कर देते हैं, तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस आएगा तो -2/8 इंटू ये वाला प्रोडक्ट बना -1 और ये वाला प्रोडक्ट भी बना -1, -2 -4, यानी ये आ गया माइनस हाफ,
ये वाला क्या आएगा माइनस हाफ। एस टी पी ऑफ पी क्यू टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस हाफ। ठीक है, अब मैं निकालने जा रहा हूँ एस टी पी ऑफ पी क्यू आर, क्योंकि एक बार स्क्वायर करेंगे तो एस टी पी ऑफ पी क्यू टी और एक बार आएगा एस टी पी ऑफ पी क्यू आर। ये ऊपर ही निकाल लेता हूँ एस टी पी ऑफ पी क्यू आर। इसमें भी 1/8 कॉमन आ गया। पी क्यू आर इन तीनों का चाहिए, तो 1 माइनस वन माइनस वन माइनस वन 1 माइनस वन। आर वाला क्या है माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन 1। ये आ गया है। इसमें भाई ऐड कर लें, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, है ना। R3 में ऑपरेट कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। R3 प्लस R2, नहीं तो ऐसे ही एक्सपेंड कर दो यार। 1/8 इंटू 1 माइनस वन माइनस वन माइनस वन 1 माइनस वन माइनस वन माइनस वन मतलब -2। ये हो गया 0 और ये भी हो गया 0। तो ये आएगा क्या 1/8 और -2 यानी -2/8 इंटू ये गया, ये वाला प्रोडक्ट हुआ 1 और ये वाला प्रोडक्ट भी हो गया 1। 1 प्लस 1 मिला के हो गया 2, है ना। 1 प्लस 1 मिला के हो गया 2 -4/8। ये भी कितना हो गया माइनस हाफ। ठीक है ना। तो पहले वाला भी कितना आया था 1/8 था, -2 लिया था बाहर और ये प्रोडक्ट बना था -1 और -1 -2। नहीं यार, ये तो प्लस बन जाएगा ना। हाँ, ये प्लस आएगा वो माइनस आएगा। ठीक है, अब चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। नाउ मॉडुलस ऑफ स्पेस है नहीं, चलिए नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं। नाउ मॉडुलस ऑफ पी क्रॉस क्यू, मॉडुलस ऑफ पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर क्रॉस टी। ये क्या बनेगा, नियरेस्ट वाले को हाइड करते हैं, ये बन जाएगा एस टी पी ऑफ पी क्यू टी टाइम्स आर माइनस एक बार आर हाइड करेंगे, एक बार टी को हाइड करेंगे, माइनस एस टी पी ऑफ पी क्यू आर टाइम्स टी, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा सीन बन जाएगा। सारा वर्क पहले कर रखा है, पी क्यू टी निकाला था, पी क्यू टी आई थिंक प्लस हाफ आया था, एक प्लस हाफ आया है, एक माइनस हाफ आया है। तो 1/2 टाइम्स आर माइनस ये आया था माइनस हाफ, तो ये 1/2 टाइम्स टी। तो 1/2 ले लिया कॉमन, मॉडुलस ऑफ आर प्लस टी, आर प्लस टी का सम चाहिए। तो आर प्लस टी कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर लिया जाए, तो आई वाला 0, जे वाला 0, ये 2k आ जाएगा, 2k और बाहर 1/2 k आ जाएगा। आर प्लस टी की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से देख लो, आर प्लस टी निकालोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ कितना आ रहा है के, है ना। आई और जे कैंसिल हो जाएगा। तो आर प्लस टी को अगर मैं के पुट करता हूँ तो 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ के, तो ये तो 1 आ जाएगा। आंसर इज 1/2 या फिर 0.50। आंसर इज 0.50, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ खास था नहीं, डायग्राम बना के सिंपल 4 वेक्टर्स के प्रोडक्ट पर क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं आते। ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था, ये भी मोर देन वन करेक्ट में है। मोर देन वन करेक्ट है तो कुछ ना कुछ ग्रेविटी रहती है क्वेश्चन में। जे एडवांस 2016 का पेपर मुझे अच्छे से आता, बहुत अच्छा आया था, मैथ्स में भी बहुत अच्छा आया था और 2016 में फिजिक्स में भी पेपर बहुत अच्छा आया था। इसीलिए मुझे अच्छे से याद है कि ड्रॉपर बैच का एक बच्चा था जिसके मार्क्स थे 63% समथिंग। हाँ, 2016 में एक ड्रॉपर बैच से रैंक आई थी, ऑल इंडिया रैंक 61 आई थी उस बच्चे की, और उसके मार्क्स भी थे 63 पॉइंट समथिंग, कुछ परसेंटेज मार्क्स थे जे एडवांस में। और उसके बाद जब 2017 में पेपर बना था आईआईटी चेन्नई में, मद्रास में, वहां से लग रहा था पेपर और अच्छा आएगा मैथ्स का, लेकिन हलवा पेपर आया था, इतना हलवा आया था जितना हलवा जेई मैथ्स में भी खाने को नहीं मिलता। और वही काम आज हुआ है, आज मतलब इस सेशन में हुआ जो अभी पहले हुआ था, कि मैथ्स इजी आया था, क्योंकि फिर से पेपर कहाँ बना था, चेन्नई में बना था, है ना। लेकिन ये मत सोचना चेन्नई में हमेशा इजी पेपर बनता है, समझ गया ना। वहाँ पे चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट भी है, बड़े बड़े मैथमेटिशियन बैठे हुए हैं,
देखिए बस है, मैथ का 2 बार इजी आ चुका है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। यू एक यूनिट वेक्टर गिवन है u1i प्लस u2j प्लस u3k, ठीक है। वी यूनिट वेक्टर इन RQ, RQ का मतलब होता है 3 डायमेंशन स्पेस, है ना। R स्क्वायर लिखते हैं तो इसका मतलब ये 2D प्लेन की बात कर रहे हैं, मतलब जो पॉइंट होगा वो 2 डायमेंशनल होगा। RQ लिखते हैं वो पॉइंट है 3 डायमेंशनल है, स्पेस का पॉइंट है। U एक यूनिट वेक्टर है, W कैप एक यूनिट वेक्टर, W कैप लगा दिया यानी ये ऑलरेडी यूनिट वेक्टर इन्होंने ही बोल दिया, चेक भी कर लो 4 5 6 रूट 6 बाई रूट 6 W कैप 1 आ रहा है। तो U भी एक यूनिट वेक्टर है, W भी यूनिट वेक्टर है। गिवन दैट देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर V इन RQ सच दैट मॉडुलस ऑफ U क्रॉस V 1 है। V एक ऐसा वेक्टर होगा सच दैट मॉडुलस ऑफ U क्रॉस V 1 है और W डॉट U क्रॉस V भी 1 है। देखिए एक तो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है मॉडुलस ऑफ U क्रॉस V 1 और एक ये इन्फॉर्मेशन है अपने पास W डॉट U क्रॉस B, ये भी कितना है 1 है। केवल इतनी बात की है ना। एक W यूनिट वेक्टर दे दिया है, कह रहे हैं तब बताओ नीचे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो पहले कुछ काम करते हैं यार, पहले कुछ काम करते हैं। यहाँ पर तो इन्होंने डायरेक्टली बोल ही दिया है कि W कैप कितना है 1 है, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो कितना आएगा 4 5 6 1 आ जाएगा, ठीक है। अब गेम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाते हैं। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होता है, पहले का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच के एंगल का कॉस। ये है गेम, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। अब क्योंकि ज्यादा कुछ बोला नहीं है, इतना सा बोल के नीचे 4 पार्ट है, तो यहाँ से हमें कुछ मैसेज कलेक्ट करना है जिसको मैं नीचे अप्लाई करूंगा, है ना। तो यहाँ से गेम स्टार्ट किया। W यूनिट वेक्टर है 1 है, U क्रॉस B का मॉडुलस भी 1 है और यहाँ से एक बहुत प्यारा मैसेज मिला, यानी दो वेक्टर, इन दो वेक्टर के बीच U और W और U क्रॉस B के बीच का जो एंगल है उसका कॉस बना रहा है। अच्छा कॉस थीटा 1 है तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया, दो वेक्टर के बीच का एंगल का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है। 2 पाई मत बोल देना, चाटा लगाऊंगा दोनों साइड गाल के दोनों साइड 2 बार चाटे लगाऊंगा अगर 2 पाई बोला। दो वेक्टर के बीच एंगल ही होता है 0 to पाई, समझ गए क्या। तो थीटा 0 डिग्री आ रहा है। अब यार एक सेकंड रुको और सोचो, थोड़ा टाइम लो। ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, दोनों यूनिट वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल भाई साहब है कितना सर 0 डिग्री एंगल है। अब दो वेक्टर ये बताओ इक्वल कब होते हैं, जानते हो यार तुम लोग, दो वेक्टर इक्वल तब होते हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। अब मेरे कुछ भाई लोग कहेंगे नहीं सर तीसरी भी एक बात होती है, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट करें। जैसे एक्स एक्सेस के अलॉन्ग 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, तो क्या आप इन दोनों को सेम बोल दोगे। मैं फिर से गाल के दोनों साइड 2 चाटे लगाऊंगा। सर आज इतना चाटे क्यों लगा रहे हैं, अरे भाई वो फिजिक्स है, यहाँ पर मैथ्स की बात कर रहे हैं। फिजिक्स में अपन बोलेंगे कि इक्वल तब होंगे जब मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, फिर फिजिकल क्वांटिटी भी रिप्रेजेंट कर रहे हो। यहाँ पर मैथ्स पढ़ रहे हैं यार, तो यहाँ पर हम लोग बोल देंगे W और U क्रॉस B मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो टोटलिटी में मैं तो बोलूंगा यार, मैं तो बोलूंगा ये दोनों वेक्टर सेम है। बोलो यार, क्या तुम लोग बोलोगे। यस सर बोलना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं देते हैं आप, ऑप्शन ही नहीं देते हैं आप तो। चलिए भाई दोनों वेक्टर सेम आ गए, अब गेम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब इन्होंने कहा कि देयर इज एग्जैक्टली वन चॉइस फॉर सच वी। अच्छा वी वेक्टर के बारे में क्या बोला, कह रहे वी एक ऐसा वेक्टर है थ्री डायमेंशन जिससे सच दैट मॉडुलस ऑफ U क्रॉस V 1 है। U तो फिक्स वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, फिक्स वेक्टर है। V एक ऐसा वेक्टर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कह रहे कि ऐसा सिर्फ एक ही वेक्टर होगा जिसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाले मैग्नीट्यूड बनाए। देखते हैं कितनी चॉइस होंगी, सिंस मॉडुलस ऑफ U क्रॉस V कितना दे रखा है 1, मॉडुलस ऑफ U क्रॉस V कितना दे रखा है 1। इसको कॉपी कर लेता हूँ यार। मॉडुलस ऑफ U क्रॉस V 1 दे रखा है, मॉडुलस ऑफ U क्रॉस V 1 देने का मतलब है 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसका मतलब 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ U क्रॉस V, ये 1/2 आ जाएगा। अच्छा ये कुछ लिखा हुआ है यार, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी U और V को दो एडजेसेंट साइड सपोज करके जो मैं ट्राइंगल बनाऊंगा उस ट्राइंगल का एरिया हाफ यूनिट है, उस ट्राइंगल का एरिया कांस्टेंट है ना। तो
इस ट्राइंगल का एरिया कांस्टेंट है जिसमें u फिक्स वेक्टर है, v वेरिएबल वेक्टर है, ये v ऐसे वेरी कर रहा है जैसे ट्राइंगल का एरिया फिक्स रहे। तो भाई साहब क्या बोल सकते हैं आप, ऐसा बोल सकते हैं, सुनना जरा, u तो ये फिक्स वेक्टर हो गया, u क्या हो गया, फिक्स वेक्टर, और यहाँ पर मैंने एक पैरेलल लाइन बना ली, और आगे हम लोग अब क्लास 9th में, कहाँ आ गए भाई, क्लास 9 में आ गए, जहाँ हम लोग एरिया एग्जाम एरिया की थ्योरम पढ़ा करते थे। सुनना जरा, ये वेक्टर u है और ये वेक्टर v है ना। तो u और v को एडजेसेंट साइड्स मैंने सपोज किया, यहाँ से ट्राइंगल का एरिया निकाला, और इस ट्राइंगल का एरिया मेरे पास कितना आ रहा है, इस ट्राइंगल का एरिया मेरे पास 1/2 आ रहा है। तो मैं कहता हूँ कि v वेरिएबल वेक्टर है, तो v वेक्टर अगर मैं ये ना लेके, अगर मैं v वेक्टर, सॉरी, v वेक्टर मैं ये वाला ले लूँ, ये वाला ले लूँ, या फिर मैं ये वाला v वेक्टर ले लूँ, एरिया तो हर केस में सेम ही आएगा ना यार। या इसको हटाते हैं, v वेक्टर मैं ये वाला ले लूँ, तब भी एरिया वही है, क्योंकि क्या एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जब मैं इसी की पैरेलल लाइन पर भी कहीं पर भी मार्क करूंगा तो ऑब्वियसली बात है ट्राइंगल की हाइट सेम रहेगी, हाइट सेम रहेगी तो एरिया भी सेम है, जितने चाहे इनफाइनाइट ट्राइंगल आप बना सकते हैं। यहाँ पे एक थ्योरम भी पढ़ा करते थे, ट्राइंगल्स हैविंग द सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो जो सेम पैरेलल लाइन के सेट के बीच हम ट्राइंगल बनाएंगे एरिया सेम होगा, तो v होगा u फिक्स वेक्टर, v वेरिएबल वेक्टर है, ये एरिया हमेशा सेम आएगा। तो देयर आर इनफाइनेटली मेनी चॉइस, ये तो रॉन्ग हो गया, इनफाइनेटली मेनी चॉइसेस होंगी फॉर सच भी। ठीक है, अब अगला पार्ट, इफ u लाइज इन द एक्स वाई प्लेन, अगर u एक्स वाई प्लेन का वेक्टर तो मॉडुलस u1 मॉडुलस u2 बराबर होगा। तो इसके लिए तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे आइए, चलिए भाई। तो एक केस बना दिया मैंने, एक काम करते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं, नहीं इसको रिमूव करना है भाई। चलिए भाई, बैक इन एक्शन, वापस आते हैं। थर्ड पार्ट था u लाइज इन द एक्स वाई प्लेन, तो एक केस बना दिया मैंने यहाँ पर, इफ u लाइज इन द एक्स वाई प्लेन। अच्छा ये भी गड़बड़ करेगा क्या, अब सही है। चलिए भाई गेम स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट, इफ u लाइज इन द एक्स वाई प्लेन, if u lies in the xy प्लेन, अगर u xy प्लेन का वेक्टर, अगर u xy प्लेन का वेक्टर है तो यहाँ से चलेंगे हम लोग, ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी क्या, w इक्वल टू u क्रॉस b, यहाँ से चलेंगे। देन इंफॉर्मेशन है हमारे पास w इक्वल टू u क्रॉस b, तो ये कैलकुलेट करते हैं i j k, u xy प्लेन का वेक्टर है, तो u1 u2 यानी जेड कोऑर्डिनेट 0 ले लिया उसका, ये था v1 v2 एंड
v3, इस पर वर्क कर लेते हैं। तो आई कैप इंटू ये क्या आएगा, u2 v3 माइनस जे कैप इंटू ये गया u1 v3, जे कैप इंटू ये गया u1 v3, ठीक है, प्लस के कैप इंटू u1 v2 माइनस u2 v1, है ना। अब मुझे u1 u2 में रिलेशन चाहिए, तो कंपेयर w कैप कौन सा वेक्टर, w कैप ये वाला वेक्टर है। तो अब इसके साथ कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, है ना। तो यहाँ से i का कोफिशिएंट क्या आएगा 1/√6, यानी u2 v3 1/√6, है ना। और j का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, तो u1 v3 क्या है, ये भी 1/√6 आएगा, ठीक है। आई थिंक इन्हीं दोनों का डिवाइड दे देते हैं, v3 से v3 कैंसिल हो जाएगा, इन्हीं दोनों का डिवाइड अगर दे दिया जाए तो u2 इक्वल टू नहीं ये कितना आएगा, u1 v3 आएगा माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा, प्लस नहीं है माइनस में है। तो मॉड डिवाइड देंगे, v3 से v3 कैंसिल हो जाएगा, मॉडुलस u2 इक्वल टू मॉडुलस u1, ये तो ट्रू है, u1 इक्वल टू u2 ट्रू है, ये भी ट्रू था। अब एक केस और चेक करना है, डी पार्ट, इफ u लाइज इन द xy प्लेन, xy प्लेन नहीं यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, xy नहीं यहाँ पर xz है, इस प्लेस पर क्या है xz प्लेन है। तो डी पार्ट करते हैं चेक, इफ u लाइज इन द xz प्लेन, अगर u xz प्लेन का वेक्टर है, तो xz प्लेन का वेक्टर है तो वैसे ही चलेंगे, w कैप इक्वल टू u क्रॉस b i j k, और ये xz प्लेन का वेक्टर, तो यानी y वाला कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, v1 v2 v3 निकालते हैं, i कैप इंटू ये क्या आएगा माइनस ऑफ u3 v2 माइनस जे कैप इंटू u1 v3 माइनस u3 v1 प्लस के कैप इंटू u1 v2, ये आ जाएगा w इक्वल टू यू क्रॉस b से निकाल लिया। अब यहाँ पर भी क्या करें, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, अगर हम कोफिशिएंट कंपेयर कर लें, लेफ्ट हैंड साइड में w कैप है, w कैप किसके इक्वल है, w कैप इसके इक्वल है। अभी कोफिशिएंट कंपेयर करके मैं ऊपर चल रहा हूँ भाई, आज एक बार i का कोफिशिएंट कंपेयर करो, i का कोफिशिएंट आएगा u3 v2 माइनस का आएगा, माइनस उधर लगा दिया, -1/√6, है ना। i से ये आ गया, और k का कर लेते हैं, i और k का, u1 v2 k का कोफिशिएंट आएगा 2/√6, है ना। इन दोनों का दे देते हैं डिवाइड, जिससे v2 से v2 कैंसिल हो जाए, तो u3/u1 इक्वल टू -½ आ गया। इसका मतलब ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ u1 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ u3, ये सीन बनेगा, ठीक है ना। ये उल्टा दे रखा, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर, इसका मतलब ये आंसर नहीं है, ठीक है ना। तो फाइनली देखो इस क्वेश्चन में क्या था, सिंपल सा क्वेश्चन था, स्टार्टिंग में जो ऑब्जर्वेशन था ये इंपॉर्टेंट था, कि W जो है वो U क्रॉस V के इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आज उसी पार्ट से हमने आगे मूव कर लिया है। चलिए, एक थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ये, कि कंसीडर द सेट ऑफ 8 वेक्टर्स, कंसीडर द सेट ऑफ 8 वेक्टर ai प्लस bj प्लस ck है। abc मुझे कहाँ से उठाने हैं, 1 और -1 से उठाने हैं। 3 नॉन कोप्लिनर वेक्टर कैन बी चोजन फ्रॉम p इन 2 रेज पर p वेज, मतलब इस सेट से मुझे 3 वेक्टर्स पिक करने हैं, और तीनों वेक्टर कैसे होने चाहिए, नॉन कोप्लिनर होने चाहिए। तो कितने तरह से पिक कर सकते हैं, है ना। तो इसको अच्छे से समझना और फील लेनी है इस क्वेश्चन की, तो एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं। ये आपके पीएनसी और प्रोबेबिलिटी की डीपीपी का स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है जो हम लोग क्लास के अंदर करवाते हैं।
है ना, लेकिन भैया उसकी फील आ जाए, ऐसे फील करना, तुम जिस रूम के अंदर बैठे हो उसके सेंटर पे चले जाओ, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट क्या 1, -1। एक काम करो, पहले वो 8 वेक्टर लिख लो, आई थिंक मैं अच्छी फील दिला पाऊंगा। तो तीनों का 1 डालो, 1, 1, 1, और एक बार तीनों को -1 डाल दो, 2 वेक्टर हो गए। अब 2 को +1 डालो, 1 को -1 डालो, 1 -1, 2 +1, इसका अपोजिट वेक्टर ले लो, 1 +1, 2 -1। अगला इसमें से हमें लेना था 1 -1 1, ऊपर वाली सीरीज में 1 -1 2 +1, 1 -1 2 +1, ये ऊपर वाली सीरीज हो गई। अब इसके एंटी इफेक्ट, ये -1, ये 1, ये -1, इसका एंटी इफेक्ट -1 -1, और ये इसका एंटी वेक्टर ले लिया। 8 वेक्टर मैंने लिख दिए, वैसे दिख तो रही था। अब तुम इसको ऐसे फील करो जैसे मान लो मैं अपने स्टूडियो के बिल्कुल बीच में आ गया हूँ, है ना। स्टूडियो का सेंटर पिक करिए, ये पॉइंट क्या, स्टूडियो का सेंटर। सेंटर मतलब यहाँ से एक डायगोनल पास हो रहा है, एक बॉडी डायगोनल है, ये एक दूसरा बॉडी डायगोनल है, ये दोनों बॉडी डायगोनल इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी और मैंने इसी को ऑरिजिन लेट कर लिया, इसी को क्या लेट कर लिया, ऑरिजिन, है ना। और इस ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में वो जो ऊपर सीलिंग में पॉइंट दिख रहा है वो 111 है, 111। यहाँ से मैंने कोऑर्डिनेट एक्सेस बना दी, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। तो वो जो ऊपर सीलिंग का पॉइंट दिख रहा है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 111। और इसके बिल्कुल अपोजिट में ये नीचे वाला वेक्टर आएगा, फील करना जरा, बहुत जबरदस्त अप्रोच बता रहा हूँ। इसके बिल्कुल अपोजिट में ये जो पॉइंट होगा ये होगा 111, और इसके बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट, इसका एंटी वेक्टर, ये होगा -1 -1 -1, है ना। फिर ऐसे ही वो एक वेक्टर होगा और उसका बिल्कुल अपोजिट वेक्टर ये वाला होगा, ठीक है ना। तो यानी इस सेंटर से 4 वेक्टर सीलिंग की तरफ ऊपर मूव करते हुए दिख रहे हैं तुमको, है नहीं, लेकिन तुमको चारों वेक्टर दिख रहे हैं, थर्ड आई से तुम देख रहे हो, है ना। और वो 4 वेक्टर नीचे वाले भी दिख रहे हैं तुमको। इस टाइम 8 वेक्टर दिख रहा है, तुम रूम के अंदर बैठ के पढ़ रहे हो और उस रूम में चारों 8 वेक्टर तुमको दिख रहे हैं ना। लेकिन तुम कहोगे सर ये वेक्टर तो 8 हैं, वेक्टर तो 8 है, लेकिन ये डायगोनल 4 हैं केवल। ये 4 डायगोनल पर, 4 बॉडी डायगोनल पे 8 वेक्टर डिफाइन किए, यानी ये एक्चुअली है तो एक ही डायगोनल। अब ये पार्ट बात अलग है कि यहाँ से इस सेंटर से ऊपर वाले को एक वेक्टर बोला, नीचे वाले को दूसरा वेक्टर, लेकिन है तो ये एक ही लाइन। सिमिलरली इस सेंटर से यहाँ पर जो वेक्टर जा रहा है इसका ये एंटी वेक्टर, ये एक वेक्टर वो है, दूसरा वेक्टर ये है, लेकिन बात करें तो सर है तो ये एक ही डायगोनल, ये वाला पूरा, समझ गए ना। नीचे वाले को ऊपर वाले से, ऊपर वाले को नीचे वाले से, ऊपर वाले को नीचे वाले से, है ना, इस तरह से, और इसको इधर से, 4 डायगोनल दिख रहे हैं। अब मेरे को करना क्या है भाई, आपको इस टाइम 8 वेक्टर दिख रहे हैं, इन 8 में से 3 वेक्टर सेलेक्ट करने, इन 8 में से 3 वेक्टर सेलेक्ट करने, और ऐसे सेलेक्ट करने शायद वो नॉन कोप्लिनर हो। वो तीनों वेक्टर कैसे हो, नॉन कोप्लिनर, वो एक प्लेन पे लाई ना करे। क्वेश्चन ये है। तो मेरा कहना है, सुनना जरा ध्यान से, अगर मैं एक ये वाला वेक्टर ले लूं 111 और एक वेक्टर ले लूं -1 -1 -1, यानी एक ही डायगोनल लाइन के अलोंग जो 2 वेक्टर हैं उन दोनों को ले लूं। अब इन दोनों के साथ मैं तीसरा कोई वेक्टर लूं, चाहे ये वाला लूं, चाहे नीचे वाला लूं, चाहे ये वाला लूं, कोई भी ले लूं, 6 में से कोई भी। अगर मैंने इसको भी ले लिया है और इसको भी ले लिया, यानी वेक्टर भी ले लिया, उसका एंटी वेक्टर भी ले लिया, अब इन दो के साथ तीसरा आप कोई भी वेक्टर लो, तीनों वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में होंगे, तीनों वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। क्यों सर एक प्लेन में होंगे, भाई ये तो केवल एक ही लाइन है, एक ही लाइन है, और ये एक दूसरी लाइन है। तो 2 वेक्टर्स, एक्चुअली वेक्टर तो 3 है लेकिन है तो 2 ही लाइन है जो एक पॉइंट से पास हो रही है। तो यार ये दोनों लाइन हमेशा कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोप्लिनर होंगी, है ना। और वैसे भी जानते हो 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लिनर। वेक्टर तो 3 है लेकिन एक्चुअली काम वो 2 की तरह कर रहे हैं। यानी वेक्टर लेंगे, वेक्टर और एंटी वेक्टर दोनों लेंगे, तो उन दो के साथ तीसरा कोई भी ले लो वो हमेशा कोप्लिनर मिलेंगे। सिमिलरली एक ये वाला वेक्टर लिया मैंने और एक इसका एंटी वेक्टर ले लिया। अब अगर हमने 2 वेक्टर ये वाले ले लिया, तीसरा चाहे आप ऊपर वाला लो, चाहे नीचे वाला लो, चाहे ये वाला लो, चाहे इस फ्लोर वाला लो, आप अगला तीसरा वेक्टर 6 में से कोई भी ले लो, ये हमेशा कैसे मिलेंगे, कोप्लिनर। कहने का मतलब अगर आप इन 8 में से 3 वेक्टर लेना चाहते हो, तो अगर इसको इसके साथ लोगे, इन दोनों को ले लिया, अब आप तीसरा कोई भी लो, जैसे इस पे टिक लगाया, इस पे टिक लगाया, तीसरा इस पे टिक लगाया, तो ये तीनों हमेशा कोप्लिनर होंगे क्योंकि आपने इस पेयर के दोनों ले लिए। सिमिलरली आपने इस पेयर के दोनों लिए, अब आप तीसरा कोई भी लोगे तो हमेशा कैसा होगा, कोप्लिनर, है ना। हमें नॉन कोप्लिनर बनाना है तो इसका शायद मीनिंग ये हुआ कि ये जो मैंने पेयर्स बनाए हुए, इन पेयर में से आपको दोनों वेक्टर नहीं लेने, आप पेयर में से कोई एक ले सकते हैं। आई थिंक अब कुछ बच्चों को रिकॉल हो गया होगा, याद आ गई होगी। एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होती थी पीएनसी या प्रोबेबिलिटी में, हम लोग पढ़ते थे ना,
ये 4 मैरिड कपल्स हैं एक एक रूम के अंदर, 4 हस्बैंड वाइफ का पेयर है। और इन 4 पेयर में से मेरे को 3 बंदे सिलेक्ट कर 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, अंडर द कंडीशन दैट कोई भी पेयर नहीं बने, पेयर नहीं बनना चाहिए, समझ गए ना। ये 8 लोग हैं, है ना, और इन 8 लोगों में 4 पेयर हैं हस्बैंड वाइफ के। इन 4 पेयर में से मेरे को 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, कंडीशन क्या है कि पेयर ना बने, पेयर नहीं बनना चाहिए। पेयर बन गया तो फिर वो नॉन कोप्लिनर हो जाएंगे, मतलब कोप्लिनर हो जाएंगे, जबकि मुझे चाहिए नॉन कोप्लिनर। सुनना जरा, अब वही पीएनसी की प्रॉब्लम पर आ जाओ। 4 पेयर्स हैं, 4 पेयर में से मुझे को कितने लोग सिलेक्ट करने, 3। कंडीशन क्या है, पेयर ना बने, पेयर ना बने। ठीक है भाई, सुनो। तो अगर हमें पेयर नहीं लेना तो इसका मतलब है वो जो मैं 3 बंदे सिलेक्ट कर रहा हूं, वो 3 अलग अलग पेयर में से मैंने एक एक बंदे लिए होंगे। तो सबसे पहले इन 4 में से इन 4 में से इन 4 में से वो 3 पेयर सेलेक्ट करो जिससे एक एक कैंडिडेट सेलेक्ट करना है। वो कौन से 3 पेयर्स है जिससे एक एक बंदा सेलेक्ट कर रहे हैं आप, वो बताइए। तो वो पेयर का सिलेक्शन हो गया 4C3 से। सपोज करो मैंने इस पेयर को इस पेयर को इस पेयर को लिया है, तो इस पेयर में से एक बंदा चाहिए, हस्बैंड भी ले सकता हूँ, वाइफ भी ले सकता हूँ। इस पेयर से एक बंदा चाहिए, हस्बैंड को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, वाइफ को भी कर सकता हूँ। इसमें से भी एक बंदा चाहिए, तो 2C1 2C1 2C1, समझ गया ना। तो फाइनली 4C3 होता है 4 इंटू 8 विच कम्स आउट टू बी 32, 32 मतलब 2 की पावर 5, तो p की वैल्यू क्या आ गई 5। समझ गए क्या, दिस द मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, इसी क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड है। पहला मेथड ये हो गया, है ना, कि जबकि पहले मैंने क्या किया कि 4 में से पहले वो 3 पेयर सेलेक्ट कर लिए जिससे मुझे एक एक कैंडिडेट चाहिए और फिर एक एक को उठा लिया। मेथड नंबर 2, कुछ लोग ये कहेंगे सर 4 लोग चाहिए आपको, तो सॉरी 4 पेयर में से 3 लोग चाहिए, तो एक काम ऐसा करें कि तीनों हस्बैंड ले लें, कोई फाइट ही नहीं है भाई। एच और डब्ल्यू नहीं ले सकते साथ साथ, मतलब जिस एच को ले रहे हैं उसका डब्ल्यू नहीं ले सकते, उसका दूसरे का डब्ल्यू ले सकते हैं, समझ गया ना। तो इसको कुछ लोग कहेंगे सर एक काम करो फिर आप, भाई हस्बैंड है 4, 4 में से कोई भी 3 हस्बैंड ले लो, कोई फाइट है ही नहीं सर। 4 में से कोई भी 3 हस्बैंड ले लो, कितने तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं 4C3। या फिर ऐसा करो 2 हस्बैंड ले लो, एक वाइफ ले लो, 2 एच लो, एक डब्ल्यू लो। तो पहले 4 में से कोई भी 2 एच ले लो, 4 में से कोई भी 2 एच, मान लो मैंने H1H2 लिया है। अब मुझे एक डब्ल्यू चाहिए, तो 4 में से जो 2 एच लिए उनके डब्ल्यू सिलेक्ट नहीं कर सकते, समझ गया ना, क्यों, नहीं तो पेयर बन जाएगा। बचे हुए 2 डब्ल्यू में से एक डब्ल्यू, तो 2 डब्ल्यू में से एक डब्ल्यू, सीधे तरह से 2C1। या फिर एक करें, एक केस ये बन गया, एक एच ले लें और 2 डब्ल्यू ले लें। 4 में से कोई भी एक हस्बैंड ले लिया, जिस हस्बैंड को सिलेक्ट किया उनकी वाइफ को क्लास से बाहर निकाला, बची हुई 3 वाइफ हैं, उन 3 में से कोई 2 वाइफ, समझ गया ना, 3C2 प्लस, या फिर ऐसा करें कि तीनों वाइफ ले लें 4C3। आप इसको काउंट करके देखिएगा, 4C3 कितना होता है 4 होता है, 4C2 6 2 जा 12 होता है, 4C1 4 6 जा 4 6 जा 24 होता है, नहीं नहीं नहीं, 3C2 3 होता ना, 4 3 जा 12 प्लस 4, 12 12 24, 24 प्लस 8, ये भी 32 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका, थर्ड मेथड। कुछ लोग ये कहते हैं सर एक काम करो, भाई आपको चाहिए 3 लोग, एक काम करो सारे नियम कायदे कानून भूल जाओ, आप तो 8 में से कोई भी 3 ले लो, देखते हैं बाद में देखेंगे क्या होता है। 8 लोग हैं, चाहिए कितने 3, 8 में से कोई भी 3 बंदे कितने डिफरेंट तरह से सिलेक्ट कर सकता हूँ 8C3। 8 में से कोई 3 बंदे कितने डिफरेंट तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं 8C3 तरह से, है ना। जब मैं 8C3 तरह से सिलेक्ट करूंगा इसमें क्या एक्स्ट्रा आंसर होगा, ये सोचो एक्स्ट्रा आंसर क्या होगा। सर इसमें ये हो सकता है या तो तीनों अलग अलग आएंगे, या फिर ये हो सकता है कि कोई एक पेयर बन रहा हो और एक बंदा कोई और हो, है ना, तो पेयर बनाना अलाउड नहीं है। तो इस टोटल काउंटिंग में से मैं कौन सी काउंटिंग को सब्ट्रैक्ट करूंगा जिसमें 3 बंदे मैं ले रहा हूं लेकिन एग्जैक्टली एक पेयर फॉर्म हो रहा है ना, 3 बंदों की काउंटिंग में एक पेयर बन रहा है। तो पहले 4 में से कोई एक पेयर सेलेक्ट करो जिसको आप ले रहे हो, सपोज करो मैंने पहला वाला पेयर ले लिया,
अब इस पेयर को इंक्लूड करते कोई एक बंदा और चाहिए, बचे कितने 6, 6 में से कोई भी एक इंटू 6C1। ये रिवर्स काउंटिंग, पहले टोटल निकाल लिया और जो एक्स्ट्रा आंसर है उनको सेपरेट कर दिया। 8C3 की वैल्यू कितनी होती है 876 अपॉन 123 माइनस 4 6 जा 24, ये 6 कैंसिल, 8 7 जा 56 माइनस 24, 6 माइनस 4 2 32, 32 फिर से 2 रेज पावर 5, सही है क्या? चलिए भाई। अच्छा, स्टूडेंट अप्रोच, कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे भी काउंट करते हैं, कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे भी करते हैं, सर 8 लोगों में से मुझे 3 ही लोग तो उठाने हैं, 8 लोगों में से मेरे को 3 लोग ही तो चाहिए, तो ऐसे कर लें, नंबर ऑफ वेज। सर पहला बंदा मैं कोई भी उठा सकता हूँ, बिल्कुल उठा सकते हैं, उठा लिया सर मैंने 8 में से कोई भी एक, 8 में से कोई भी एक, है ना। अब 8 में से कोई भी एक बंदा उठा लिया, मान लो मैंने H1 उठाया है, अब H1 उठाया है तो मैं W1 हटा दूंगा, W1 उठाया तो मैं H1, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के पेयर को सिलेक्ट नहीं करना है, तो जो भी उठाया उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे एलिमेंट को हटा दिया। अब बच्चे कितने 6, है ना, तो दूसरा बंदा 6 में से कोई भी एक उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। अब जिसको उठाया उसकी वाइफ को हटा देंगे, है ना, बचे कितने बंदे 4, 4 में से कोई भी एक इंटू 4, 8 इंटू 6 इंटू 4। अब बच्चे कहेंगे सर इसमें गड़बड़ क्या हो रही है कि भाई आप पहली जॉब कर रहे हैं, दूसरी जॉब, तीसरी, तीनों का मल्टीप्लाई, ये एक तरह से अरेंजमेंट हो गया। कैसे, मान लो पहले आपने H1 उठाया, बाद में आपने W2 उठाया, बाद में आपने H3 उठाया, है ना, तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, आप मान रहे हो कि पहले H1 W2 H3 उठा रहे हैं, मान लिया पहले H1 आया होता, बाद में H3 और बाद में W2, तो आपकी अरेंजमेंट में इनको टू डिफरेंट वेज काउंट किया गया, जबकि है तो एक ही टीम, है ना। अगर पहले W2 आया, बाद में H1 आया, फिर H3 आया, पहले W2 फिर H3 फिर H1, या फिर पहले H3 W1 H1 H3 H1 W1, यानी आपकी ने ये जो काउंटिंग की है आपके हिसाब से ये कितने वेज हो गए, 6 डिफरेंट वेज हैं। तो ये 6 परमुटेशन तो हैं, लेकिन सिलेक्शन तो एक ही है यार, टीम तो वही है, वही 3 लोग तो आगे पीछे खड़े हैं, समझ गए ना। तो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है वर्ड, देखो कितने डिफरेंट तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो बस यहाँ पर इस तरह से करोगे तो आपको फैक्टोरियल से डिवाइड देना पड़ेगा। ये 3 कैंडिडेट का इंटरनल अरेंजमेंट कितने तरह से हो सकता है, फैक्टोरियल 3 तरह से। मैनुअली काउंट करके देखो 6 ही आ रहा है, तो इससे जब आप डिवाइड दोगे तब आपको एक बार में करेक्ट आंसर मिलेगा 32। आ रही है बात बच्चों समझ में? तो ये था भाई अपनी सीरीज आज की, जो भी क्वेश्चन थे कवर हो गए, है ना। वेक्टर्स को थोड़ा और अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिएगा, है ना। लास्ट 10 ईयर्स के PYQ, इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर ले कि वेक्टर और 3D ये वो पोर्शन है जिसमें बच्चे भर भर के मार्क्स लेके आते हैं, इसके क्वेश्चन छूटते नहीं है, ठीक है ना। इसको अच्छे से करिएगा। मिलते हैं आपके साथ एक नई अगली सीरीज में, तब तक के लिए बस पढ़ते रहें, दम लगा के काम करें। ओके बाय बाय बच्चों, लव यू ऑल।